हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कुरडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है ट्रीटी ऑफ वियना 1815। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रीटी ऑफ वियना हम आपके अगले क्लास में लेंगे, ये उसके साथ में ही आता है। लेकिन क्या है कि इसके 2 नंबर के सीधे सवाल बनते सीबीएसई बोर्ड में। कई बार क्या होता है कि इसमें ना 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ वियना। ऐसा सवाल एक एमसीक्यू में आया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, इसको पूरा सेपरेट ले लिया। मतलब ऐसे में क्या होगा कि वो एक सवाल सेपरेट क्वेश्चन हो गया और ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया, ताकि क्या होगा कि हमारे लिए एक सवाल बड़ा नहीं होकर हमने उसको उसके पार्टीशन कर दिए। तो शुरू करते हैं अभी। तो देखो, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाले समय पर, तो क्या हुआ कि नेपोलियन को 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में कंबाइंड फोर्सेस, किसकी कंबाइंड फोर्सेस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, ये चारों देश मिलकर के क्या होता है कि नेपोलियन को हरा देते हैं बैटल ऑफ वाटरलू में, और ये लोग बन जाते हैं विक्टोरियस। और विक्टोरियस बनने के बाद में क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि ना इस बैटल होने के बाद में क्या होता है कि सोसाइटी में क्या चेंज आने वाला है, या फिर है ना यूरोप का नक्शा पूरा बदल जाएगा। आप देखोगे ना कि ट्रीटी ऑफ वियना से पहले का यूरोप का नक्शा और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद के यूरोप के नक्शे में है ना आपको चेंज दिखेगा। मैं क्या करूँगा कि इसमें स्लाइड्स डाल दूंगा कि 1815 के बाद का यूरोप कैसा दिखता है आपको, ताकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना चेंज आ जाएगा सोसाइटी के अंदर। ये क्या करेंगे कि जो लोग जीते हुए ना वो लोग आपस में बांट लेंगे कि ये वाला हिस्सा मेरा है, ये वाला हिस्सा तेरा है, इस पर तू कंट्रोल कर, ये तेरे पास में वाला है, इस पर तू कंट्रोल, ये तेरे पास वाला है। ऐसे करके क्या करेंगे कि यूरोप में आपस में बांट लेंगे ये लोग। ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ पर होगी, वियना की कांग्रेस में होगी। और वियना की कांग्रेस बुलाएगा कौन, ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर होता है। चांसलर मतलब एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की जितनी पावर होती है, आप ये समझ लो। तो क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर होता है ड्यूक मेटरनिच, ये क्या करता है कि वियना की कांग्रेस को बुलाता है और ये समन करवाता है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस को समन किसने किया था, तो वो समन किया था ड्यूक मेटरनिच ने। इसने बुलाई थी। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड दी नेपोलियन। हमने बता दिया था स्टार्ट में ही कि इन चारों देशों ने मिलकर के क्या हुआ, नेपोलियन को हरा दिया। ये वही वाला बैटल है, कौन सा वाला, बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू। कई बार इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, बैटल ऑफ नेशंस। ठीक है, और इसमें जब ट्रीटी ऑफ वियना होती है वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि अब से क्या करना है कि हमें पुराना कंजर्वेटिव ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करना है। और जब हमें पुराना कंजर्वेटिव ऑर्डर को रीस्टैब्लिश, जहाँ पर राजा का राज खत्म हो वहाँ पर वापस से राजा का राज लेकर के आना है। तो बोला कि फ्रांस में नेपोलियन के आने से पहले फ्रांस में कौन सा राज परिवार शासन करता था। बोला कि फ्रांस में जो 1789 में जब रेवोल्यूशन होता है उससे पहले वहाँ पर आपके ना बर्बन डायनेस्टी जो थी, लुई 16 इसी डायनेस्टी का रूलर था। तो बोला कि बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर करो फ्रांस में, और बोला कि वहाँ पर है ना उनके राज परिवार में अगले किसी आदमी को वहाँ का राजा बना दो। ऐसे में क्या होगा कि मोनार्की रीस्टैब्लिश हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो बोला कि सबसे पहला काम है फ्रांस में उस राज परिवार को वापस से, और बोला कि आने वाले फ्यूचर में एक ऐसा इवेंट वापस नहीं होना चाहिए। और बोला कि फ्रांस के लोग बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग होते हैं। तो बोला कि अगर वापस से कोई लीडर उभर करके आ गया और जनता को बहका दिया और वो हमारे खिलाफ हो गई तो आने वाले फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोला इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो बोला कि प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, इसको घेर करके रखो, बंद करके रखो, इसको खुलने का कभी मौका ही मत दो। ऐसे में फिर ये फैसला लिया गया कि ये जो फ्रांस है इस फ्रांस को तीनों तरफ से घेर लो, क्योंकि एक तरफ तो समुद्र है। तो बोला कि फ्रांस को तीनों तरफ से घेर के रख लो। ऐसा भी होगा कि फ्यूचर में कभी भी है ना फॉरेन इन्वेजन या फिर फॉरेन अनेक्सेशन नहीं कर पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ी जो फोर्सेस होते हैं, बड़ी पावर्स है ना, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये लोग ये डिसाइड करते हैं
कि टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपांशन, बोला कि फ्यूचर में फ्रांस के बढ़ते हुए दबदबे को रोकने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द फ्रेंच बॉर्डर्स। बोला कि मान लो कि ये फ्रांस है, यहाँ पर तो आपको पता है कि पूरा का पूरा समुद्र है, तो बोला कि इसके नॉर्थ में, इसके ईस्ट में, इसके साउथ में, जहाँ जहाँ पर पॉसिबल हो सके वहाँ पर क्या करो कि ऐसे छोटे छोटे किंगडम बना दो जिसको हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर हमारे अंडर कंट्रोल में है। ऐसे में क्या होगा कि फ्रांस आगे चलकर कभी भी है ना यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और कभी भी ना यूरोप में ना बैलेंस ऑफ पावर नहीं बिगड़ेगा। तो जस्ट अब इसका आगे देखते हैं, हम एक कोशिश करेंगे कि एक नक्शा बना करके आसानी से समझा सके आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर आने वाले समय में फ्रांस को कर्टेन कैसे किया, रोक करके कैसे रखा गया। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं कि नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने इसको लिख दिया, फिर यहाँ पर मैप बनाएंगे। तो बोला कि इन द नॉर्थ, बोला कि फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड द बेल्जियम। बोला कि मान लो कि हाँ ये ठीक रहेगा, इस जगह आइडियल है। मान लो कि ये फ्रांस है, ठीक है, इस तरफ में आपका है ना ये पूरा का पूरा ओशन है, समुद्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरफ में समुद्र है और उस तरफ में पूरा का पूरा यूरोप है। तो बोला कि फ्रांस के नॉर्थ में क्या क्या किंगडम ऑफ नेदरलैंड स्टैब्लिश किया, जिसमें बेल्जियम शामिल कर दिया। बोला कि अब से बेल्जियम किसका पार्ट है, नेदरलैंड का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या किया कि एक छोटा सा किंगडम ऑफ नेदरलैंड स्टैब्लिश किया जिसके अंदर बेल्जियम इंक्लूडेड रहेगा। बोला कि बेल्जियम का कंट्रोल भी नेदरलैंड के पास होगा और नेदरलैंड का जो किंगडम होगा ये फ्रांस के नॉर्दर्न एक्सपांशन को रोक देगा, ठीक है। तो ये समझा हमने। दूसरा आते हैं, जिनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। यहाँ पर देखो जैसे ये फ्रांस है, फ्रांस के पास में ना यहाँ पर छोटे छोटे ना कुछ टुकड़ों में इटली बटा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह मिलेगी आपको सार्डिनिया। इस सार्डिनिया के पास में एक और जगह है, उस जगह, इस जगह का नाम है पिडमोंट, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रांस के नीचे थोड़ा ये पूरा का पूरा इटालियन स्टेट है, ठीक है। इस इटालियन स्टेट के यहाँ पर छोटी सी जगह है सार्डिनिया। सार्डिनिया के पास में जगह है पिडमोंट, ठीक है ना। तो बोला कि जिनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, और जो जिनोवा जो है वो आपके इटली का एक पोर्शन है। तो बोला कि ये वाला जो हिस्सा है ना, कि जिसके पिडमोंट जो था, जिनोवा जो दे दिया पिडमोंट को, और बोला कि आप यहाँ पर कंट्रोल करो, इसके साउथ वाले एक्सपांशन को रोको। पिडमोंट वालों को बोला कि आप कंट्रोल में रखो, ठीक है ना, कि साउथ वाले एक्सपांशन को आपको रोकने की जिम्मेदारी है। हमने आपको बता दिया बस, ठीक है ना, क्योंकि आपको इतनी जगह भी तो दी है ना, यहाँ पर जिनोवा दे दिया, पिडमोंट पूरा आपको बना के दे दिया ताकि इसका साउथ एक्सपांशन को रोको आप। और बोला कि ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ये जो देखो यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, यहाँ पर फ्रांस के पास में यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, और बोला कि यहाँ पर इटली का जो नॉर्थ वाला जो रीजन है ना, ये वाला, बोला कि इसको इटली कंट्रोल करेगा। सॉरी, इटली का ये जो नॉर्थ वाला जो रीजन है ना, इसको ऑस्ट्रिया कंट्रोल करके रखेगा। बोला कि ना इटली के ऊपर वाले हिस्से के जो किंगडम है छोटे छोटे, वो दे दिया ऑस्ट्रिया को। बोला कि तुम इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप कंट्रोल करके रखो, ठीक है। रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, और ये यहाँ पर है आपका रशिया, ये यहाँ पर है, और इस रशिया के पास में एक छोटी सी कंट्री आपके पोलैंड। और रशिया ने बोला कि आप सब लोग ने इतना आपस में बांट लिया, मुझे भी तो कुछ दो ना। तो ये बोला एक काम करो, पोलैंड का कुछ हिस्सा आप रख लो। तो बोला ठीक है। रशिया बोला कोई बात नहीं, अपने यहीं से सेटल कर लेंगे। तो इतना ये वाला जो हिस्सा था पोलैंड का, वो रशिया लेकर के चला गया। बोला कि अब से मेरे कंट्रोल में रहेगा ये। प्रशिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, और आपके ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको जर्मन स्टेट मिलेंगे, तो प्रशिया एक तरीके से जर्मन स्टेट हुआ करता था, और सेक्सोनी भी जो है वो जर्मनी के रीजन में ही आता है। तो प्रशिया ने बोला एक काम करता हूँ, इसके वेस्ट में जगह खाली है, सेक्सोनी वाला रीजन मैं अपने कंट्रोल में रख लेता हूँ। ऐसे में क्या हुआ कि नॉर्थ में किंगडम ऑफ नेदरलैंड है, जिसके अंदर बेल्जियम उसको साथ में मिला हुआ है, तो इसने रोक दिया। फिर इसके वेस्ट में ना प्रशिया कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर सेक्सोनी लेकर के, बोला कि इसको मैं कंट्रोल कर लूँगा, सेक्सोनी मुझे दे दो। और बोला कि साउथ में पिडमेंट को बोला कि हम आपको जिनोवा देते हैं, आप इसको साउथ के एक्सपांशन को रोको, और इस साउथ ईस्ट के एक्सपांशन को रोकने की जिम्मेदारी दी ऑस्ट्रिया को। बोला कि ऐसे करके इसको टेम करके रखो, पकड़ के रखो, कहीं जाना नहीं चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या कि इतना बांध के रख दिया ना कि कहीं पर भी अटैक करने की सोच ही नहीं सकता फ्रांस, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रीटी ऑफ वियना। तो इतने सारी हुई, और इसके साथ साथ में एक चीज़ बोला क्या
कि जहाँ जहाँ पर नेपोलियन ने अपना कब्जा किया, उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर जिन जिन राज परिवारों को शासन जा चुका है, और बोला कि वहाँ पर वापस से उन राज परिवार का शासन लेकर के आओ, ताकि हमारा जो भाईचारा है, कौन सा वाला भाईचारा, राजाओं का भाईचारा, कि ये भी राजा है, हम भी राजा है, ये भी राजा है, तो बोला कि राजाओं का भाईचारा बना रहना चाहिए। तो बोला कि ऐसे में क्या होगा कि पूरे के पूरे यूरोप में वापस है ना मोनार्क्स का राज आ जाएगा, शासन आ जाएगा इनका मेन मकसद था कि ओल्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करना, यही मेन इनका पर्पस है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो हमने अभी कंक्लूड की। कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, इस कंटेंट से रिलेटेड, इसके आगे पीछे की कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इसके बारे में और क्या जानना है, या हम इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकें। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल में वहाँ तक ले जाइए जो क्लास 10th के ही बच्चे हैं, ताकि उन तक भी इसकी रीच पहुँच सके। और आपको हमने पहले भी बता रखा है कि आपको हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, जो आपके चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ पर जाइए, आपको 1 बाय 1 सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। और रही बात नोट्स की, नोट्स में क्या करूँगा कि आने वाली कुछ क्लासों के बाद में एक साथ में इतनी सारी क्लासों के नोट्स में एक साथ में बना के दे दूँगा, ताकि आपको रोज़ अलग अलग नोट्स की झंझट ना हो। क्या करूँगा कि एक PDF फाइल बना करके उसको मैं अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उसका लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप वहाँ पर लिंक ओपन करके सीधा टेलीग्राम में जाओगे, उसको डाउनलोड करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।